नमस्कार दोस्तों। सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के तैयारी के संबंध में हम लोग भाग 1 में समान हिंदी पर विचार कर रहे थे, जिसमें मैंने 2007, 14, 2018 में आए हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और आप लोगों से कहा था कि मेरे प्रत्येक वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स कीजिए। जो भी अभ्यर्थी सीरियस हैं और वास्तव में इस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो उनके मन में जो भी जिज्ञासा हो वो निसंकोच लिखें। जब आप निसंकोच लिखेंगे तो मेरा भी लिखने का मन होगा, उस पर विचार करने का मन होगा और आपकी जिज्ञासाओं को पूरा करने की कोशिश करूँगा। आपकी जिज्ञासाएं शांत हो, जैसे कि इसके संबंध में आपने अच्छी टिप्पणियां किया है, अपनी जिज्ञासाएं आपने जाहिर किया है और जिसके संबंध में कुछ जिज्ञासाओं को मैं क्लियर कर दूं। किसी अभ्यर्थी ने पूछा कि सर 2018 का कट ऑफ क्या था, तो देखिए फाइनल सिलेक्शन अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी 335 में हुआ था 550 में। 500 का रिटेन होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो अनारक्षित जो आपका कट ऑफ गया था वो 550 गया था। मेरा मानना है कि यदि आप 335 अंक लेकर आएंगे इस बार भी तो आप फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि पिछले बार 17-18 वैकेंसी थी, इस बार 38 वैकेंसी है। लेकिन इस बार कंपटीशन टफ है। आप इसलिए मान लीजिए कंपटीशन टफ है क्योंकि यही आप इसी से आकलन कर लीजिए कि मैं वीडियो बना रहा हूं और जब मैं वीडियो बना रहा हूं अगर आप में से 400-500 अभ्यर्थी भी अगर सीरियस होकर तैयारी करेंगे, उसमें से 100 भी अभ्यर्थी ने अगर कमर कस के तैयारी कर लिया तो वैकेंसी तो 38 ही है। तो यहीं से कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। कंपटीशन तब कठिन हो जाता है इस परीक्षा के संबंध में जब इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी अभ्यर्थियों को मिल जाती है। अभी तक इस परीक्षा के बारे में अभ्यर्थियों को जानकारी मिलती नहीं थी, क्योंकि ये 7 साल 10 साल बाद ये वैकेंसी निकलती है। मटेरियल मार्केट में होता नहीं है। वित्त एवं लेखा के बारे में कोई सामान्य अनुभव, विशेष अनुभव किसी के पास रहता नहीं है। 7 से 10 साल की नौकरी करने के पश्चात अभ्यर्थी कंपटीशन से कट चुका होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, तो डिस्क्रिप्टिव सुनकर 50% अभ्यर्थी फॉर्म भरने से इनकार कर देते हैं और फॉर्म भर देते तो परीक्षा देने नहीं जाते। क्योंकि ऐसे बहुत से परीक्षाएं हैं कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम पास करके परीक्षा में आ जाता है। लोअर सबऑर्डिनेट की 90% ऑब्जेक्टिव एग्जाम से ही होते हैं। आपका उत्तर प्रदेश अगर SSC या ये जब आयोग हैं, ये बहुत से आयोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही कराते हैं, तो इससे भी कंपटीशन आसान हो जाता है। लेकिन जब आपको इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, आपके एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक के बारे में विस्तार से बताया जाए, आपके वित्त लेखा समान हिंदी और जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर अगर डिस्कशन कर दिया जाए, तो ये बताइए कौन सा ऐसा 7 साल के अनुभव वाला अभ्यर्थी या कर्मचारी नहीं है जिसने फॉर्म भरा हो और वो तैयारी नहीं करेगा। 7 साल के अनुभव वाला जो अभ्यर्थी होगा, अगर वो क्लर्कल कैडर का होगा तो वो 2800-4200 के ग्रेड पे में होगा अधिक से अधिक। अगर वो लोअर सबऑर्डिनेट से आया होगा, सहायक विकास अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गए, अध्यापक अध्यापिकाएं हो गई, बाल विकास पुष्टाहार अधिकारी हो गए, तो ये 4200 ग्रेड पे से अधिक नहीं होंगे 7 साल में, क्योंकि समानता 7 साल में प्रमोशन होता ही नहीं है इन पदों पर। ये उसी के उसी ग्रेड पे पर होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी, और सभी NPS में होंगे और NPS में आपको फिर जाना है, तो सभी अभ्यर्थी जिनको 4200 ग्रेड पे मिल रहा है अधिक से अधिक और 7 साल के अनुभव पूरा कर चुके हैं, 30 से 40 साल की आयु के बीच में है, तो ऐसे अभ्यर्थी सीधे 4800 के ग्रेड पे की सेवा में क्यों नहीं जाएंगे और सेवा भी जुड़ जाएगी।
क्यों जाना पसंद नहीं करेंगे? जिनका अगला प्रमोशन 6600 ग्रेड पे लेवल 11 पे हो और उसके पश्चात अगला प्रमोशन 7600 ग्रेड पे पर हो, और भविष्य में हो सकता है कि उनका प्रमोशन अगला 6600 के बाद 7600 के बाद 10,000 ग्रेड पे पर हो, क्योंकि उनके पास 10 से 20 साल की नौकरी का बाकी भी होगी। तो इसलिए ये परीक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा का फॉर्म भर चुके हैं, उनके पास मेरा अपना अनुमान है कि उनके पास 2 से 3 महीने का समय है तैयारी के लिए। मौसम अच्छा है, पढ़ने का समय है। यदि मैं सुबह 4 बजे उठकर आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार कर सकता हूँ और बोर्ड पर इतना लिख सकता हूँ, अपनी नौकरी कर सकता हूँ, अन्य कार्य कर सकता हूँ, तो आप अब पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? आपको तो ये जो तैयारी है बहुत सुलभ हो गई है, आसान हो गई है। कुछ भी आपको सर्च नहीं करना पड़ रहा है, सब आपके सामने है। अगर आप अपने नौकरी का रोना रोते हैं, काम का रोना रखते हैं, पारिवारिक जीवन का रोना रोते हैं, तो मैं सोचते हैं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप इसी 2024 2800 4200 के फेर में पड़े रहेंगे और ऐसा ही 42-4600 का ग्रेड पे लेकर 6, 7, 8 लेवल का ग्रेड पे लेकर रिटायर हो जाएंगे। थोड़ा बात मेरी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं आपको जगा रहा हूं कि आप लोग जग जाइए और देख लीजिए 335 आपका हाईएस्ट अनारक्षित कट ऑफ जा रहा है। और ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है। कैसे बहुत ज़्यादा नहीं है? आप कागज़ में कहीं नोट कर लीजिए। अगर आपको चयन लेना है और मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाएंगे, तो इस चैनल को देख रहे सभी अभ्यर्थी इस परीक्षा और इस पद के फाइनल सिलेक्शन के रास्ते पर हैं। आप बहुत आराम से, अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो आप बहुत आराम से हिंदी में 140 मार्क्स ला सकते हैं 200 में। 140 मार्क्स 200 में ला सकते हैं। तो देखिए, सामान्य अध्ययन में आप अगर चाहें तो 335 अंक के बीच में आप कैसे रहेंगे? सामान्य अध्ययन में आप 110 से 120 अंक बहुत आराम से ला सकते हैं, अगर आपने जो मैंने बताया है किस प्रकार से कंपैरिजन करके सामान्य अध्ययन के पेपर का। और हिंदी में आप 130 से 40 नंबर ला सकते हैं 200 में। लेखा में आप 50 से 60 नंबर मिनिमम ला सकते हैं। तो देखिए, 190 से 220 के बीच में आपके अंक आ सकते हैं। 190 आपके मिनिमम अंक है। इसमें आप 290 अंक। देखिए, 290 अंक, सामान्य अध्ययन 110, हिंदी 130, लेखा 50। अगर आप ये तीनों जोड़ देते हैं तो 290 अंक बन रहे हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, सामान्य अध्ययन में 120 ले जाते हैं, हिंदी में 140 पहुंचा देते हैं और लेखा में 60 नंबर ले आते हैं, तो आप 320 अंक ले आते हैं। मिनिमम 25 से 30 नंबर आपको इंटरव्यू मिलते ही मिलते हैं। 25 अंक आपको इंटरव्यू में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत अच्छा कर देंगे 35 पहुंच जाएंगे, इससे ऊपर इंटरव्यू में नहीं जाते हैं। 25 से 35 के बीच में आपको इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे 50 में, तो आप 30 नंबर या 25 नंबर भी ले गए। अगर आपने 30 नंबर ले लिया तो आपको 320 हो जाएगा। और आपने 320 में 30 नंबर ले गए तो आप 350 हो जाएंगे। तो देखिए, 350 जो दूसरा मैंने बताया है वो आपके लिए फाइनल सिलेक्शन का सेफ है। फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ पॉइंट क्या है? 350 नंबर। आपको 120 अंक लाने होंगे समान हिंदी में। नोट कर लीजिए, आज एक ये विजन बोर्ड बना लीजिए। 2025 का विजन बोर्ड एक आप पोस्टर बना दीजिए, जहां पर लिख दीजिए कि 2025 में मुझे सहायक कुल सचिव बनना है। बड़ा बड़ा एक स्केच पेन से, एक हाइलाइटर से लिख दीजिए।
परमानेंट पेन से आप लिख दीजिए कि मुझे 2025 में सहायक प्रशिक्षु बनना है, और अपने मार्क्स लिख दीजिए। सामान्य अध्ययन 120 नंबर कम से कम, हिंदी 140 नंबर और अकाउंट में 60 नंबर, 320, और प्लस 30 मार्क्स इंटरव्यू, 350। ये 350 अंक आप लिख दीजिए और इसको डेली फोकस करिए, और डेली फोकस करके 350 का लक्ष्य बना लीजिए। तो आपकी कट ऑफ, पिछली जो कट ऑफ गई थी वो 335 थी, वो कम थी, जबकि 2007 और 2014 में इससे कहीं ज़्यादा कट ऑफ गई थी। 367 तक कट ऑफ चली गई थी अनारक्षित की, जनरल कैटेगरी की, क्योंकि वैकेंसी कम थी। जब 7 से 10 वैकेंसी होती है तब मेरिट बहुत हाई जाती है, लेकिन मैं इसी को कट ऑफ मान लेता हूँ 335। गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि जो पहला मैंने दिया है, सामान्य हिंदी 110, सामान्य अध्ययन 110, सामान्य हिंदी 130 और लेखा 50, 290, और इसमें 30 जोड़ दीजिए 320। ये महिला के लिए कट ऑफ है, क्योंकि 8 वैकेंसी महिलाओं की है इसमें, और महिलाएं समानता फॉर्म कम भरेंगी और तैयारी भी, उनके सामने समस्याएं होती हैं तो ज़्यादा तैयारी भी नहीं करती हैं। क्योंकि मेरा अनुभव है, जब आप जाएंगे एग्ज़ाम देने से एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपके पूरे हॉल में महिलाएं बहुत कम दिखेंगी। इसलिए जो भी महिला इस परीक्षा की तैयारी कर रही है और वो अपने उज्जवल भविष्य को देख रही है, वो चाहती है कि वो विभागाध्यक्ष के रूप में काम करें, वो चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी को प्रशासनिक अमले पर वो कंट्रोल करें, वो पदों का नियुक्त प्राधिकारी बने, वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में संभालें और एक सेफ और शांत नौकरी करें, तो वो इस परीक्षा के लिए वो अभी कमर कस लें। क्योंकि किसी भी महिला के लिए यह परीक्षा बहुत आसान और बहुत जल्दी अप्रोच वाली ये जॉब है। आप अगर रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो आपको 290 नंबर लाने होंगे और कठिन नहीं है। तो आपके सामने ये मैंने बताया। रही बात, एक अभ्यर्थी ने पूछा कि सर हिंदी को किस तरीके से किया जाए, किस क्रम में किया जाए। तो देखिए मैंने लिख दिया है, निबंध 40 अंक का आएगा, उसके लिए मैंने 40 मिनट का समय दिया है। चूँकि 400 शब्द का निबंध लिखना होता है, और मेरा अपना आकलन है कि चूँकि आप निबंध लिखेंगे, सोच विचार कर लिखेंगे, फैक्ट के साथ लिखेंगे, तो 200 शब्द 15 मिनट का समय होता है, और 15 मिनट होता है आपको अगले 200 शब्द, यानी कि सामान्यतः 400 शब्द लिखने के लिए आपको 30 मिनट चाहिए निबंध को सोच विचार करके, और 10 मिनट या 5 मिनट उसमें से आप उसको सोचने के लिए लगा लीजिएगा। जब निबंध आप शुरू करिए तो सोचिए कैसे हमें प्रस्तावना स्टार्ट करना है, कैसे हमें कंटेंट डालना है सिस्टमेटिक रूप से, और कैसे हमें निष्कर्ष निकालना है, कौन कौन से पॉइंट है जो इस निबंध में लिखेंगे। तो आप एक पेज पे आप अपनी कॉपी का जो लास्ट पेज है उसको रफ लिखकर काट लें, और उसमें इसकी ड्राफ्टिंग कर लें कि हम निबंध को शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, और पॉइंट याद कर लें कि इस पूरे निबंध में जब हम शुरू करें लिखना तो कौन कौन से पॉइंट को हमने लिखना है, और फिर कैसे हमें इसको कंक्लूजन देना है। तो 5 मिनट निबंध की रूपरेखा दिमाग में रखने के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि पेपर देखा और निबंध देखा कि हमको आता शुरू कर दिए। आपके 5-6 निबंध उसमें लिखे होंगे, उसमें जो आपको सही आता है, और उस आपको हो सकता है 1 नहीं 2-3 निबंध आते हों, 4 निबंध आते हैं, हो सकता है आपको 2 निबंध आते हैं। जब 2014 में आया लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका विमुद्रीकरण, हो सकता है किसी स्टूडेंट को दोनों आते हों, तो उसके बारे में वो सोचेगा कि लोकतंत्र पर मीडिया की भूमिका में कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से केस लाम उसको याद आ रहे हैं, कौन से मुकदमे याद आ रहे हैं, संविधान के किस अनुच्छेद पर है, कौन कौन से विवाद याद आ रहे हैं, किस तरह के लोकतंत्र में मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है। चाहे वो आपका इमरजेंसी पीरियड हो, चाहे स्वतंत्रता का समय हो, चाहे आज का समय हो। अब तो आप इन चीज़ों को देखेंगे। जब आपको फैक्ट लगेगा कि मेरे पास फैक्ट पर्याप्त हैं 4 शब्दों के लिए, तब आप उस पर लिखेंगे। आपको लगता है विमुद्रीकरण के बारे में आपको बहुत जानकारी है, पेपर में बहुत पढ़ रखा था, मैगजीन बहुत पढ़ रखा था, पक्ष में पढ़ा था, विपक्ष में लिखा था, आर्थिक फायदे लिखे थे, आर्थिक नुकसान लिखे थे,
इससे पब्लिक को होने वाले नुकसान लिखा था, इससे दूरगामी प्रभाव लिखे थे। अगर आपको लगता है फर्क ज़्यादा है तो आप इसको उठा लेंगे। तो 5 मिनट आप तैयारी करेंगे कि किसको हमको लिखना है। तो 40 मिनट का समय मैंने इसको दिया। गद्दांश शीर्षक सारांश संक्षेपण में 40 मिनट, 10 मिनट आपको पढ़ने में लगेगा, 10 मिनट सारांश लिखने में लिखेगा, और 10 मिनट आपका जो 3 लाइनें आएंगे उसको व्याख्या करना होगा, उसमें लगेगा। तो 40 अंक मैंने 40 मिनट इसको दिया है। 2 पत्र बहुत विस्तृत नहीं लिखने होते हैं, 15-15 मिनट में आपको ये पत्र लिख देने होंगे। पत्र 1 से 1.5 पेज लिखना होगा। फॉर्मेट बस अच्छा से बनाना होता है और बहुत ज़्यादा उसके अंतर्गत विश्लेषण नहीं करना होता है। कहानी सुनाएंगे आप उसके अंदर तो आपका पत्र जो होगा वो ट्रैक से भटक जाएगा। आप अच्छा सा उदाहरण होना चाहिए, किस प्रारूप में बनना चाहिए। तो मैंने 30 मिनट के लिए दिया है। व्याकरण 90 मिनट, 90 अंक 60 मिनट, सॉरी 90 अंक की व्याकरण आता है, 60 मिनट है। और इस प्रकार से 170 मिनट मैंने दे दिए। 10 मिनट मैंने छोड़ दिया। कभी कभी क्या होता है, व्याकरण का कोई एक पर्यायवाची याद नहीं आ रहा है, कोई एक शब्द का एकाधिक शब्द याद नहीं आ रहा है, किसी विलोम का नहीं याद आ रहा है, आप उसको तुरंत छोड़ दीजिए। जब लास्ट के 5 मिनट बचे तो आप जब पन्ने पलटिए कॉपी के तो देख लीजिए, अगर आपको याद आ रहा है तो वो लिख दीजिए, या उसके नज़दीक का कोई शब्द याद आ रहा है तो लिख दीजिए। ये 10 मिनट मैंने इसलिए छोड़ दिए हैं। कापी बांधना, प्रत्येक पन्ने को पलटना, जहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहाँ पर लाइन खींचना, कोई क्वेश्चन में शीर्षक भूल गए लिखना तो शीर्षक को ढूंढ कर लिख देना, किसी विलोम पर्यायवाची एक वाक्यांशों का एक शब्द शुद्ध शब्द करना, बर्तनी, कुछ अगर एक आध शब्द छूट गया है उस समय याद आपको नहीं आया, अब आपने छोड़ दिया, क्लास में देखेंगे, क्योंकि हमने इसको समय दे रखा था 60 मिनट। जैसे 60 मिनट पूरे हो जाए व्याकरण को छोड़ दीजिए, बाद में आ जाइएगा, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट हमने स्पेयर कर रखे हैं। प्रत्येक दशा में 30 मिनट के दोनों पद खत्म कर लीजिए। गद्यांश शीर्षक सारांश हर हालत में 40 मिनट से ऊपर नहीं लगाना है। आपकी घड़ी आपके कलाई में हो और सबका समय निर्धारित हो। अभ्यर्थी ने पूछा कि सर सबसे पहले किसको प्रारंभ करें। अगर आपका ये मिनट का शेड्यूल है तो आप किसी को पहले प्रारंभ कर दीजिए। आप व्याकरण को ही प्रारंभ कर दीजिए, लेकिन 60 मिनट से आगे आप व्याकरण में नहीं जाएंगे। जैसे 60 मिनट पूरे हों, 1 घंटा बजे, आप तुरंत आप दूसरे उसमें आ जाइए, निबंध में आ जाइए, गद्यांश में आ जाइए या पत्र पे आ जाइए। लास्ट के 10 मिनट में जो छूटा होगा उसको हम पूरा करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और 2007 और 2014 का मैंने बचे हुए क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। भाग 1 में जो छूट गए थे, 2018 को लिखना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि 18 का पेपर आप अपलोड कर लीजिए और जब 2 पेपर ये आपके सामने होंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं चाहता था कुछ आपसे अलग से बात करूँ, इस विषय बात करूँ जो आप लोग जानना चाहते थे। मेरे इस वीडियो में फिर से आप कमेंट्स कीजिए, नए नए आप जिज्ञासाएँ करिए, और जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। जो प्रश्नों के उत्तर छूट गए हैं कमेंट्स में, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सामान्य अध्ययन के बारे में, वित्त के बारे में, तब उस पर डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा कुछ भी आपकी जिज्ञासा आ रही हो मन में तो जरूर आप प्रश्न कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। निःशुल्क चैनल है, आप लोगों की सेवा में बनाया गया चैनल है। अपने अनुभव मैं आपको के साथ साझा कर रहा हूँ, इसका आप लाभ उठाइए, इस परीक्षा में सफल होइए, मौका मत जाने दीजिए। अपना विजन बोर्ड बनाइए। 2025 सहायक कुल सचिव, ग्रेड पे 4800 और पहुंचना है 10,000 तक। बहुत बहुत धन्यवाद।